नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो सीरीज में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हम 50-50 करके 100 एमसीक्यूज सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास की ये प्रश्न सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है। मराठाकालीन सूबेदार बीकाजी गोपाल के शासनकाल के दौरान हुए घटनाओं में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बीकाजी गोपाल के बारे में बात करें तो ये सन 1809 से लेकर 1817 तक सूबेदार रहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है, छत्तीसगढ़ के भोसला शासक व्यंको जी की मृत्यु हो गई। व्यंको जी की मृत्यु सन 1811 में बनारस में हुई थी, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला गया है, अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने की आशा में मराठों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। मराठों ने अंग्रेजों के विरुद्ध तीसरी लड़ाई सन 1817 में सीताबर्डी की लड़ाई में लड़ी थी, जो कि इन्हीं के शासनकाल के टाइम का है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है, अप्पा साहब अत्यधिक लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने वार्षिक कर हेतु सूबेदारों से अत्यधिक धन की मांग की। सूबेदार धन इतनी अधिक राशि एकत्रित करने में असमर्थ थे। फलस्वरूप अप्पा साहेब ने एक के बाद एक लगातार सभी सूबेदारों को पदच्युत कर दिया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 4 में बोला है, बीकाजी गोपाल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ था। छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का उपद्रव 1809 में प्रारंभ हो चुका था, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में सत्य कथन नहीं है पूछा गया है। इसमें दिए गए चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 102 है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं से 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासक था। इसके निम्नलिखित शासक हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में शैल वंश के शासकों के बारे में पूछा गया है। शैल वंश के बारे में बात करें तो दुर्ग क्षेत्र के रतौली ग्राम में मिले ताम्रपत्र में शैल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। शैल वंश के संस्थापक थे श्रीवर्धन, जिन्होंने दुर्ग में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। श्रीवर्धन के बाद शासक बने श्रीवर्धन का पुत्र श्री पृथ्वीवर्धन, और श्री पृथ्वीवर्धन के बाद शासक बने श्रीवर्धन के पौत्र जयवर्धन। ये 3 शासक थे शैल वंश के। स्टेटमेंट नंबर 1 पृथ्वीवर्धन सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 जयवर्धन सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 राज्यवर्धन नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 4 श्रीवर्धन सही है। इसमें शासक पूछा है, इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 4। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103 है, कलचुरी शासक प्रताप मल्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन पूछा है इसमें। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 है, इन्होंने कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग प्रताप मल्ल के द्वारा किया गया था। सही कथन हो जाएगा, एक सही कथन हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में है, प्रतापमल के बिलाईगढ़ ताम्रपत्र से प्राप्त होता है कि रत्नदेव तृतीय के बाद उसका पुत्र प्रतापमल शासक बना। स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। प्रतापमल का 3 ताम्रपत्र मिलता है। पहला है बिलाईगढ़ ताम्रपत्र, जो 1217 ईस्वी में मिलता है। इसके अनुसार रत्नदेव तृतीय के बाद उसका पुत्र शासक बनता है। दूसरा है पेंड्राबाद, जो 1213 ईस्वी में मिलता है। और एक और ताम्रपत्र है कोनारी ताम्रपत्र, जो 1216 ईस्वी में मिलता है। दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करें तो इसमें बोला गया है, इसने चांदी के चक्राकार व षटकोणाकार सिक्के चलाए। प्रतापमल ने चांदी के नहीं बल्कि तांबे के गोल व षटकोणाकार सिक्के चलाए थे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। 1 व 2 सही है, 3 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 4 की बात करें तो इसमें बोला गया है कि 18 सोने के सिक्के पालपुर से प्राप्त हुए हैं। प्रतापमल के 18 ताम्र सिक्के पालपुर से प्राप्त हुए हैं, न कि सोने के सिक्के, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में असत्य कथन पूछा गया है। हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 व 4 असत्य है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है, कलचुरी कालीन विषय का उल्लेख किस ताम्रपत्र में किया गया है? ए अडभार ताम्रपत्र, बी गुंजी ताम्रपत्र, सी शिवरी नारायण ताम्रपत्र और डी अमोदा ताम्रपत्र। कलचुरी कालीन विषय का उल्लेख
रत्नदेव तृतीय के शिवरी नारायण ताम्रपत्र में किया गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिवरी नारायण ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 105 है, रामायणकालीन स्थल गढ़कुट किस जिले में स्थित है? ए बस्तर, बी कोरिया, सी कांकेर और डी कोंडागांव। वर्तमान में चित्रकूट को ही रामायण काल में गढ़कुट कहा जाता था। ये चित्रकूट बस्तर में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बस्तर। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है दोस्तों, मराठा कालीन सूबेदार पद के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ में भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सूबेदारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ के भोसला शासकों के द्वारा की जाती थी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला गया यह राजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। सूबेदार राजा या शासक के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहते थे, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है इसके अधिकार क्षेत्र में सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी तथा माल आदि विभाग आते थे। स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल सही है। सूबेदारों को अपने क्षेत्र में सैनिक, असैनिक, दीवानी व फौजदारी अधिकार प्राप्त थे। स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही हो जाएगा हमारा। स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। स्टेटमेंट नंबर 4 में बोला है कि इसका पद स्थायी था और वंशागुणक था। सूबेदार का पद स्थायी नहीं था और न ही वंशागुणक था। सर्वाधिक बोली लगाने वाले को सूबेदार नियुक्त किया जाता था मराठा शासकों के द्वारा, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 5 में बोला है जो व्यक्ति राजा को सबसे ज्यादा कर एकत्रित करके देने का आश्वासन देता था वह इस पद के लिए पात्र होता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सूबेदारों की नियुक्ति बोली के माध्यम से की जाती थी। हमारा स्टेटमेंट नंबर 5 सही हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें 2 और 4 स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है सीता बेगरा गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। सीता बेगरा गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है जो कि रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है जोगीमारा गुफा अशोककालीन लिपि व भाषा का प्रयोग किया गया है। जोगीमारा की गुफा में अशोककालीन लिपि, ब्राह्मी व भाषा पाली का प्रयोग किया गया है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है मौर्यकालीन सिक्के अकरतला, ठठारी, तारापुर से प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन सिक्के इन तीनों जगहों से मिलते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सत्य कथन पूछा गया है, तीनों कथन 1, 2 और 3 सत्य होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 108 है प्रफुल्ल कुमारी देवी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रफुल्ल कुमार देवी के बारे में बात करें तो रुद्र प्रताप देव की 1921 में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनकी 12 वर्षीय पुत्री को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह सन 1927 में मयूरभंज के महाराजा के भतीजे प्रवीर चंद्र भंजदेव के साथ हुआ था। इन्हें सन 1922 में रानी व 1933 में महारानी घोषित किया गया था। ये लंदन में 3 वर्षों तक रही। सन 1936 में अपेंडिसाइटिस रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गया था। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है छत्तीसगढ़ एवं बस्तर की एकमात्र महिला शासिका 9 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठी थी। ये 9 वर्ष नहीं जबकि 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठी थी, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है इनके बचपन का नाम लता व माता का नाम कुसुमलता थी। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है 1920 में रानी व 1924 में महारानी घोषित किया गया था। 1922 में इन्हें रानी व 1933 में महारानी घोषित किया गया था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट नंबर 4 में बोला है लंदन में 5 वर्षों तक रही थी। ये लंदन में 5 नहीं बल्कि 3 वर्षों तक रहे थे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। इसमें सही कथन पूछा है 1, 3, 4 गलत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 109 है मराठा कालीन प्रशासन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ए कृष्ण भट्ट उपाध्याय राज पंडित, ये बिल्कुल सही है। बी कृष्णा जी मोहिते राजस्व विभाग, ये भी बिल्कुल सही है। सी कादर खान सेना विभाग कादर खान, ये भी सही है। डी नीलूपंथ लेखा विभाग, गलत है। नीलूपंथ मराठा काल में सेना को बोला जाता था
और लेखा विभाग माधव रामचंद्र वथी को बोला जाता था। इसलिए इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 110 है, मराठा शासक बिम्बाजी की मृत्यु कब हुई थी? ए 7 दिसंबर 1787 ईस्वी, बी 10 दिसंबर 1786, सी 2 दिसंबर 1788 व डी 11 दिसंबर 1787। मराठा शासक बिम्बाजी की मृत्यु 7 दिसंबर 1787 को हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध ओजस्वी भाषण दिया था, जिसके तहत उन्हें कब गिरफ्तार किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बात करें तो उन्होंने प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन जिनकी अध्यक्षता अब्दुल कादिर सिद्दीकी ने की थी में 12 मार्च 1921 को ओजस्वी भाषण दिया था, जिनके कारण उन्हें 12 मई 1921 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें 5 जुलाई 1921 को 8 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। ऑप्शन ए में बोला गया है कि 12 मार्च 1921, बी में बोला है 12 मई 1921, सी में 2 अगस्त 1921 और डी में 5 जुलाई 1921। उन्हें गिरफ्तार किया गया था 12 मई 1921 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 112 है, बिलाईगढ़ ताम्रपत्र से कलचुरी कालीन किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? ए पृथ्वीदेव द्वितीय, बी रत्नदेव द्वितीय, सी वीर सिंह और डी प्रतापमल। बिलाईगढ़ ताम्रपत्र से कलचुरी कालीन शासक प्रतापमल के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 113 है, पांडुवंशीय प्रथम शासक उदयन का उल्लेख किस अभिलेख से होता है? पांडुवंशी शासक उदयन के बारे में बात करें तो इनका उल्लेख सबसे पहले कालांजर शिलालेख में होता है, जिसके अनुसार इन्हें पांडु वंश का संस्थापक एवं आदि पुरुष बताया गया है। पांडुवंशी शासक उदयन का उल्लेख भवदेवरण केसरी के भांडक शिलालेख में भी होता है। इसके अलावा इनका उल्लेख ईशान देव के खरौ शिलालेख में भी होता है। पांडुवंशी शासक का उदयन का उल्लेख कालंजर शिलालेख, भांडक शिलालेख तथा खरौ शिलालेख में है। हमारा आंसर हो जाएगा अ भांडक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किसने 1930 में धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी? अ पंडित सुंदरलाल शर्मा, ब नाथूराम जगताप, स बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और डी नारायण राव मेघावाले। धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1 मई 1930 को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा नथु जी जगताप के घर पर की गई थी। इसका उद्देश्य स्वयंसेवकों को सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 115 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें प्राचीन राजवंश तथा उनके शासकों की सूची मिलाना है। राजर्षि तुल्य कुलवंश महाशिवगुप्त, भीमसेन प्रथम, भवदेव वर्मन और प्रसन्न मात्रा। राजर्षि तुल्य कुलवंश से है भीमदेव प्रथम। ए का आ जाएगा 2। बी में है सरभपुरी वंश से संबंधित है प्रसन्न मात्रा। डी का आ जाएगा 4। पांडुवंश से संबंधित है महाशिवगुप्त। सी का आ जाएगा 1 और डी में है नल वंश से संबंधित है भवदत्त वर्मन। डी से आ जाएगा 3। हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है, सरभपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्रा में प्रसन्नपुर महल की नगर की स्थापना की थी। स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना प्रसन्न मात्रा में की थी। प्रसन्नपुर, जिसका आधुनिक नाम वर्तमान में मल्हार है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है, सोम पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। स्टेटमेंट नंबर 3 में बिल्कुल सही है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनेक विहारों का निर्माण कराया था। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही हो जाएगा। इसमें तीनों कथन सही है। सत्य कथन पूछा गया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 व 3 सही है।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना व भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? ओंगना ओंगना के बारे में बात करें तो यहाँ पशु पक्षी का चित्रण है जो कि रायगढ़ जिले में है, और भैंसगढ़ी यह भी रायगढ़ जिले में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 118 है, अवदान शतक ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध लगभग कितने समय तक दक्षिण कौशल की यात्रा में प्रवासरत थे? ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 4 माह। अवदान शतक ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध अपने अपने दक्षिण कौशल की राजधानी में लगभग 3 माह तक प्रवास पर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 119 है, छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन केवंटी मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी पंचायतन शैली और डी बिसर शैली। छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन केवंटी मंदिर नागर शैली में मिलती है, जो गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली। हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है, काकतीय के निम्नलिखित राजा को सिंहासन पर बैठने के क्रम में कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव के शासनकाल के बारे में बात करें तो इनका शासनकाल था 1468 से लेकर 1534 तक। दलपत देव। दलपत देव के शासनकाल था 1731 से लेकर 1774 तक। वीर नारायण देव। वीर नारायण देव का शासनकाल था 1654 के आसपास। भरत चंद्र भंजदेव का शासनकाल था 1969 के बाद 1997 तक। और रुद्र प्रताप देव का शासनकाल था 1891 से लेकर 1921 तक। हमारा सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा पुरुषोत्तम देव, उसके बाद आ जाएगा वीर नारायण देव, फिर दलपत देव, रुद्र प्रताप देव और फिर भरत चंद्र भंजदेव। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 121 है, रावण द्वारा सिर काटकर महादेव को अर्पित करते हुए कलाकृति छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर है? कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में रतनपुर की किले का निर्माण कराया गया, और वहीं एक ऐसा मूर्ति है जिसमें रावण द्वारा स्वयं के सिर को काटकर महादेव को अर्पित किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गज किला रतनपुर। क्वेश्चन नंबर 122 है, राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? ए 1260 किलोमीटर, बी 2260 किलोमीटर, सी 2280 किलोमीटर और डी 3260 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2260 किलोमीटर। राम वनगमन पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 123 है, कलचुरी शासक कमल राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर सत्य कथन पूछा गया है कलचुरी शासक कमल राज के बारे में। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 है, कलिंग राज के बाद उसका बेटा कमल राज गद्दी पर बैठा और उसने 1052 ईस्वी तक शासन किया। कमल राज का शासनकाल 1020 से लेकर 1045 ईस्वी तक था, न कि 1052 ईस्वी तक, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2, इनके शासनकाल में त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देव ने उड़ीसा पर चढ़ाई कर दी थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और उनकी इस चढ़ाई में कमल राज ने साथ दिया था। स्टेटमेंट नंबर 3, इसने उत्कल के राजा संभवतः शुभांकर द्वितीय को हराया था। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार उन्होंने संभवतः उत्कल के राजा शुभांकर द्वितीय को हराया था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 4 में बोला है, उत्कल से लौटते समय कमल राज के साथ साहिल्य नामक योद्धा आया था और रतनपुर का शासक बन बैठा। उत्कल से लौटते समय कमल राज ने साहिल्य नामक वीर योद्धा को अपने साथ लाए थे, जिन्होंने कलचुरी शासकों के लिए अनेक क्षेत्र को विजित किया था, लेकिन वे कभी भी रतनपुर के शासक नहीं बने थे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में सत्य कथन पूछा है, सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर ख सही है। क्वेश्चन नंबर 124 है हमारा, मल्हार क्षेत्र में अवस्थित प्रमुख स्थल के संबंध में सम्मिलित है पूछा गया है। पहला पातालेश्वर मंदिर सम्मिलित है, पर निहादेव मंदिर ये भी है। तीसरा डिग्नेश्वरी मंदिर भी मल्हार क्षेत्र में है। चौथा भीम कीचक मंदिर मल्हार देव में स्थित है, और पांचवा नदमदल मंदिर ये भी स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा पांचों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है, हाथी का शैल चित्र रायगढ़ के किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है?
हाथी का शैल चित्र रायगढ़ के बसनाझर में पाया गया है। बसनाझर में हाथी के चित्र के अलावा सामूहिक नृत्य, घड़ियाल, जंगली भैंसा आदि का चित्रण भी मिलता है। टीपाखोल की बात करें तो यहाँ पशु पक्षी का चमकता हुआ चित्र मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसनाझर। क्वेश्चन नंबर 126 है, किस राजवंश के शासनकाल में टॉलेमी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? ए वाकटक वंश, बी सातवाहन वंश, सी मेघ वंश और डी राजर्षि तुल्य वंश। टॉलेमी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा सातवाहन वंश के काल में की थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, अरुण शर्मा का संबंध सिरपुर की खुदाई से है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट एक सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला गया है प्रोफेसर कामले का संबंध छत्तीसगढ़ में ताम्रपाषाण काल के उत्खनन से है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा है प्रोफेसर मोरेश्वर दीक्षित सिंघनपुर की खोज से संबंधित है। प्रोफेसर मोरेश्वर दीक्षित सिंघनपुर खोज से सम्मिलित नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 व 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 128 है, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? रायपुर ताम्रपत्र के अनुसार पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। सकल कोसलाधिपति के अलावा पृथ्वीदेव प्रथम की अन्य उपाधियां भी थी, जिनमें सम्मिलित है प्रचंड कोसलाधिपति अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार। इसके अलावा अन्य उपाधि महामंडलेश्वर तथा समाधिगता शेष पंच महाशब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीदेव प्रथम। हमारा प्रश्न क्रमांक 129 है, उचित संबंध मिलाइए। पहला दिया है महासंधि विग्राहक। महासंधि विग्राहक विदेश मंत्री को कहा जाता था। ए का आ जाएगा बी। महाप्रतिहार, महाप्रतिहार राजा के संरक्षक को बोलते थे। 2 का आ जाएगा सी। महाप्रमाती, महाप्रमाती राजस्व विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। 3 का आ जाएगा डी। महाकोटपाल, किले की रक्षा करने वाले को महाकोटपाल कहते थे। 4 को आ जाएगा ए। और महापीलुपति, हस्ती सेना के प्रमुख महापीलुपति कहलाते थे। 5 का आ जाएगा ई। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 130 है, छत्तीसगढ़ में जमीन दान करने वाला प्रथम राजा कौन है? छत्तीसगढ़ में जमीन दान करने वाला प्रथम राजा भीमसेन द्वितीय है। इसकी जानकारी आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमसेन द्वितीय। प्रश्न क्रमांक 131 है, सूर्य चंद्रमा जैसे धार्मिक चिन्हों के चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? ए सूतीघाट, बी टीपाखोल, सी नवागढ़ और डी सिरोली डोंगरी। सूर्य चंद्रमा जैसे धार्मिक चिन्हों के चित्र नवागढ़ से मिले हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 132 है, किस वंश के राजा ने गाय दान में दी थी? ए वाकटक, बी सरभपुर, सी सातवाहन और डी राजर्षि तुल्य। सातवाहन वंश के शासकों ने गाय दान में दी थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 133 है, बस्तर क्षेत्र में स्थित भोंगापाल किस से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म से, बी रामायण, सी जैन धर्म और डी महाभारत। भोगापाल बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्र है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 134 है, पुरातत्व स्थल तरीघाट किस नदी की घाट पर स्थित है? ए शिवनाथ, बी हाप, सी महानदी और डी खारून। तरीघाट खारून नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम में अंतिम में निर्मित है? ए भोरमदेव मंदिर का निर्माण, भोरमदेव मंदिर का निर्माण 1089 ईस्वी में हुआ था। बी बत्तीसा मंदिर, बत्तीसा मंदिर का निर्माण छितक नागवंशी शासकों के द्वारा बस्तर में लगभग 12वीं सदी के आसपास हुआ था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण सिरपुर में, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण 7वीं सदी के आसपास हुआ था। और पाली के शिव मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा कराया गया था। सबसे अंतिम में निर्मित निर्माण के बारे में बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बत्तीसा मंदिर। प्रश्न क्रमांक 136 है, जयराज के संदर्भ में निम्न कथनों में से असत्य कथन पर विचार करें। इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है, इसके ताम्रपत्र मुंगेली से प्राप्त हुए हैं तथा जिसमें उल्लेख किया गया है कि मुंगेली तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
जयराज का ताम्रपत्र मल्हार से प्राप्त होता है, न कि मुंगेली से, जिसमें यह उल्लेख है कि उन्होंने मुंगेली तक अपने राज्य का विस्तार किया। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला गया है अपने ताम्रपत्रों में खुद को महेश्वर कहकर इंगित करते हैं। जयराज वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने अपने ताम्रपत्रों में स्वयं को परम भागवत कहा है, न कि महेश्वर। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 बोला है इसने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया, परंतु जल्द ही इसकी मृत्यु होने के पश्चात इसका भाई दुर्गराज मानमात्र राजगद्दी पर बैठा। जयराज का शासनकाल 20 वर्ष नहीं लगभग 15 वर्ष था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 4 में बोला है जयराज ने राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासकों द्वारा पराजित हो गया था। जयराज ने राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासकों को पराजित कर, न कि उनके द्वारा पराजित होकर, उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में असत्य कथन पूछा है, चारों ही कथन असत्य है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 137 है किस काकतीय शासक ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण किया था? ए वीर नारायण देव, बी वीर सिंह देव, सी दिखपाल देव और डी राजपाल देव। प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि राजपाल देव ने धारण की थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 138 है बस्तर के नागवंशीय शासक कौन सा उपाधि धारण करते थे? ए महाधीराज, दो महामंडलेश्वर, सी भोगतीपुरेश्वर और डी सकल कौशलाधिपति। बस्तर के नागवंशीय शासक भोगतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। भोगतीपुर एक जगह का नाम है। वहां के शासक स्वयं को भोगतीपुरेश्वर कहते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 139 है भीम को किसकी प्रेम प्रसंग से संबंधित है? ए भीम और हिडम्बा, बी अर्जुन और द्रौपदी, सी भीम और द्रौपदी और डी मोरध्वज और चित्रांगदा। भीम को भीम और हिडम्बा के प्रेम प्रसंग से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 140 है किस ताम्रपत्र के अनुसार तीवरदेव ने अपने राज्य का विस्तार उड़ीसा तक किया था? ए बोड़ा ताम्रपत्र, बी कालाहंडी ताम्रपत्र, सी ठाकुर दिया ताम्रपत्र और डी अडभार ताम्रपत्र। अडभार ताम्रपत्र के अनुसार तीवरदेव ने अपने राज्य का विस्तार उड़ीसा तक किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठाकुर दिया ताम्रपत्र। ठाकुर दिया ताम्रपत्र के बारे में बात करें तो ये सरब पुरी वंश के द्वारा जारी किया गया ताम्रपत्र था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 141 है छिदक नागवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1 है इसका कन्हड़ देव सोमेश्वर देव प्रथम के पुत्र थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सोमेश्वर देव प्रथम के बाद उनके पुत्र कन्हड़ देव शासक बनते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है पुरुषपाल तथा राजपुर अभिलेख में कन्हड़ देव का उल्लेख मिलता है। दोनों ही अभिलेखों में कन्हड़ देव का उल्लेख किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों सही है। प्रश्न क्रमांक 142 है कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? ए अंग्रेजों ने, बी मराठों ने, सी सोमवंशियों ने और डी इनमें से कोई नहीं। कलचुरी वंश समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 143 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजर्षि तुल्य कुल वंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश से संबंधित है विभीषण। अ का आ जाएगा 3। नल वंश, नल वंश से संबंधित है स्कंद वर्मन। ब में आ जाएगा 1। सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश से संबंधित है प्रचंड मात्र। स में आ जाएगा 4 और पांडु वंश, पांडु वंश से संबंधित है तीवरदेव। द में आ जाएगा 2। हमारा सही आंसर आ जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 144 है परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई थी? ए 20 जनवरी 1825 को, बी 10 दिसंबर 1826 को, सी 10 जनवरी 1825 को और डी 1 मई 1825 को। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी 20 जनवरी 1825 को दी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न क्रमांक 145 है निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सन 1948 में दुर्ग में शामिल की गई थी? ए कवर्धा, बी खैरागढ़ और सी राजनांदगांव, डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही रियासतों को 1948 में दुर्ग जिले में शामिल किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
प्रश्न क्रमांक 146 है, प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ए तीवरदेव, तीवरदेव ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। नन्नाराज द्वितीय की बात करें तो इन्होंने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। हर्षगुप्त के बारे में बात करें तो ये इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। और महाशिवगुप्त बालार्जुन ने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नन्नाराज द्वितीय, जिन्होंने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। प्रश्न क्रमांक 147 है, सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? ए रायपुर, बी रतनपुर, सी जांजगीर और डी रांची। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत सूबेदारों का मुख्यालय रतनपुर था, वे वहीं से सत्ता का संचालन करते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतनपुर। प्रश्न क्रमांक 148 है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था? ए धमतरी, बी रुद्री, सी कंडेल और डी गट्टा सिल्ली। कंडेल में कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में किया गया था, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम सत्याग्रह था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडेल। प्रश्न क्रमांक 149 है, आरंभ से प्राप्त कुमार गुप्त का रत्न जड़ित तांबे का मयूर सिक्का किस शताब्दी का है? ए 4वीं शताब्दी, बी 5वीं शताब्दी, सी 6वीं शताब्दी और डी 3री शताब्दी। कुमार गुप्त का रत्न जड़ित तांबे का मयूर सिक्का 5वीं शताब्दी का है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 150 है, नल वंश के किस शासक ने महाराज की उपाधि धारण की थी? ए भवदत्त वर्मन, बी वराहराज, सी स्कंदवर्मन, डी विगास्तु। महाराजा की उपाधि सर्वप्रथम नल वंश में भवदत्त वर्मन ने धारण की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क, भवदत्त वर्मन। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का 3 वीडियो में 50-50 करके एक टोटल 150 MCQ सॉल्व कर चुके हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग और छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।